हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जिसमें इंक्लूड हैं दोस्तों जीएनएम, एएनएम और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो यूटी ऑफ जेएंडके और लद्दाख के किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको यहाँ पे कॉलेज दिए जाते हैं। क्या क्या कुछ यहाँ पे फ़ीस होती है, सिलेबस क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे आपको कॉलेज नहीं मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे जेके भोपी की ओर से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसको हम सीईटी बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये देना आपको ज़रूरी होता है। अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, इससे अच्छा यहाँ पे आप दोस्तों वो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जाओ और यहाँ पे जो है कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। अगर आप अपनी ज़िम्मेवारी से ऐसा करते हो तो वो आपकी चॉइस है, उसमें मैं आपको कोई ज़ोर नहीं कर सकता, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्म का इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे जेके भोपी का काम ही यही है दोस्तों, सीट्स को फिलअप कराना, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और जो भी मार्क्स आप यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन में स्कोर करोगे उस बेसिस पर मेरिट जो लिस्ट है उसको तैयार किया जाता है। फिर रैंक वाइज आपको यहाँ पे बुलाते हैं ये, और रैंक वाइज जो है यहाँ पे बुलाते हैं जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो मिलते हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं फिर आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज जो है वो यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जिनकी अच्छी यहाँ पे रैंक आई होती है, अच्छे मार्क्स जिन्होंने लिया होता है, तो पहले उन्हीं को यहाँ पे सीट्स देते हैं और उसके बाद लास्ट पे फिर जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं तो उस टाइम पर जो भी सीट्स बचेंगी फिर उसमें आपको ये यहाँ पे सीट्स ऑफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जाते हो तो आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर लो, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अप्रैल एंडिंग या फिर मई के महीने में आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप बने रहिए ताकि इसमें सारे जो डाउट्स वगैरह आपके रहते हैं माइंड में वो हम सारे क्लियर करेंगे। तो एक चीज़ तो आपको पता लग गया यहाँ पे कि जो यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जैसे जीएनएम, एएनएम और बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो 12th बेस्ड है दोस्तों, जिसके लिए 12वीं बेसिस पर कराए जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है ना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको शॉर्ट में सीईटी बोलते हैं हम। तो सीईटी में आपको क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस तैयार करना होगा, वो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे डिटेल दी गई है, हम डिटेल को यहाँ पे नहीं देखेंगे, नहीं इसको पढ़ेंगे नहीं। इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल या फिर मई के महीने में, मतलब अप्रैल एंडिंग या फिर मई के महीने में आपको इसके फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, तब तक जो टाइम मिलता है ना उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए, उसको तैयारी में लगा लीजिए। जो मैं अभी सिलेबस आपको बताऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा, क्या कुछ सिलेबस रहता है जो आपको तैयार करना होता है। इससे पहले आप एलिजिबिलिटी देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एडमिशन। एक तो आपको पता लग गया कि 12वीं आपने किया होना चाहिए। अब बाकी यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे पैरामेडिकल और बाकी जो अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल हो गया, फार्मा असिस्टेंट हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, डेंटल असिस्टेंट हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटी टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और इसके वगैरह वगैरह, ठीक है। एटेस्टर इन्होंने दिया है कि मतलब इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल और बाकी जो अदर्स डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, मतलब इनमें एडमिशन लेने के लिए देखो, एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, दूसरा आपने 35 साल से ज़्यादा एज जो है वो क्रॉस नहीं की होनी चाहिए। 1/1/2025 को देखी जाए, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे 2025 में फॉर्म फिल करोगे ना। अब तो 2025 में आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा। तो 1/1/2025 को आपकी एज देखी जाएगी, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए, एक आपके 35 साल से ज़्यादा एज जो है क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपकी, 12वीं पास आप होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। एग्रीगेट आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो मेडिकली भी आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए। और जब फॉर्म वगैरह निकलेंगे दोस्तों, जब यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं ना 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के जो फॉर्म निकलते हैं ना, उस टाइम तक अगर जब फॉर्म निकलेंगे उस टाइम अगर आपके मान लीजिए किसी भी कारण से आपका 12वीं का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, ओके, नहीं हुआ है क्लियर, तो भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट जो सीईटी कराया जाता है ना,
कॉमन एंट्रेंस है। जब सीईटी का रिजल्ट आता है, जब एंट्रेंस टेस्ट का दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे रैंक वाइज, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें आपको कॉलेजेस अलर्ट किए जाएँ। तो काउंसलिंग के टाइम तक आपका रिजल्ट या एंट्रेंस का जो रिजल्ट है जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तो 12वीं का आपका जो 12वीं है वो भी क्लियर होना चाहिए, या फिर जब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाएंगे तब तक आपका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब आप पास हो जानी चाहिए 12वीं। ठीक है। फिर जीएनएम कोर्स की यहाँ पे देखो, जीएनएम कोर्स में क्या बोला, एक तो डोमिसाइल हो और 17 साल के आप होने चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 17 साल के आप हो जाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज को क्या किया जाएगा दोस्तों, काउंट किया जाएगा, देखा जाएगा। और आपने 12वीं किया होना चाहिए विद साइंस या फिर आर्ट्स से आपने 12वीं किया होना चाहिए। जीएनएम कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो डोमिसाइल हो, एक 17 साल के मिनिमम आप मतलब होने चाहिए 17 साल के, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। और आपने 12वीं किया होना चाहिए साइंस या फिर आर्ट्स से, और इंग्लिश आपका एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए। 40% बताया गया है। ओपन मेरिट में अगर आप हो 40% 12वीं में होनी चाहिए, और रिजर्व में आते हो तो 35% होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर 12वीं का रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, जो जेके भोपी की ओर से एग्ज़ाम कराया जाएगा ना, उसमें भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलेगा तब तक आपका 12वीं क्लियर होना चाहिए, या फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम तक आपका जो 12वीं है वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि आगे जब कॉलेज आपको मिलेगा ना दोस्तों, उस टाइम पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे। अब लेटरल एंट्री वालों के लिए यहाँ पे बताया कि जो जीएनएम कोर्स के लिए लेटरल एंट्री में यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू या एएनएम का उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए जेएंडके पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से। और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे लेटरल एंट्री में अप्लाई करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एज यहाँ पे बार नहीं रखा गया, मतलब जो भी आपकी एज है आप यहाँ पर लेटरल एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप साथ में बोला रजिस्टर्ड एएनएम होने चाहिए, 40% मार्क्स के साथ मेडिकली फिट होने चाहिए। 12th आपका क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हो, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जब तक निकलेगा, मतलब जब रिजल्ट निकलेगा या काउंसलिंग के लिए जिस टाइम पे बुलाएंगे तब तक 12वीं क्लियर हो जाना चाहिए। अब एएनएम में आ जाइए। एएनएम के लिए क्या बताया गया, एएनएम के लिए बताया गया कि आपके पास डोमिसाइल हो, 17 साल के आप होने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2024 को 12वीं पास आप होनी चाहिए दोस्तों, साइंस या फिर आर्ट्स से। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट 12वीं क्लास में होना चाहिए, वो तो होता ही है दोस्तों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 40% मार्क्स आपके एग्रीगेट 12th क्लास में होने चाहिए, और मेडिकली फिट होने चाहिए। ये तो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मेडिकल लाइन आप चूज़ कर रहे हो तो मेडिकली आपका फिट रहना भी ज़रूरी है। 12वीं क्लास का रिजल्ट अगर नहीं आया है किसी कारण से, जब फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ होंगे उस टाइम अगर 12वीं आपका नहीं अभी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों रिजल्ट, जब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का, जब काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग के लिए जब बुलाएंगे तब तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ में इन्होंने बताया कि 12वीं अगर आपने आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, अगर वहाँ से आप पास आउट हुए हैं 12वीं साइंस में या आर्ट्स में, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप एएनएम के लिए, एएनएम कोर्स के लिए। फिर यहाँ पर एक और दोस्तों कोर्स है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स है, जो सिक्किम सोरा श्रीनगर में ही कराया जाता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक डोमिसाइल होनी चाहिए, एक 17 साल के आप होने चाहिए, और 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2024 को। ओके, और 12वीं आपने किया होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12वीं आपने किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ अगर आप ओपन मेरिट में आते हो, और 40% मार्क्स के साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो। तो बाकी जो कैंडिडेट्स का जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट 12वीं का अभी तक मतलब नहीं आया है, क्लियर नहीं हुआ है 12वीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट में भी हिस्सा ले सकते हो, बैठ सकते हो उसमें। लेकिन जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट निकल जाएगा या जब काउंसलिंग के लिए ये बुलाते हैं दोस्तों, जिसमें कॉलेजेस वगैरह आपको दिए जाते हैं, तब तक आपका रिजल्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए और आप मेडिकली भी फिट होने चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी क्वालिफिकेशन को लेकर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये आपने देख लिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर। तो देखो फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो 6000 बताया गया। पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ में अगर आप गवर्नमेंट अगर आपको कॉलेज मिलता है ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए 6000 रुपये साल की फ़ीस लगती है।
और जीएनएम कोर्सेज़ के लिए साल की यहाँ पे 9,000 लगती है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। और ये फ़ीस दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल फ़ीस नहीं है, मतलब आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बोर्ड ने शो कराई है कि इतनी फ़ीस आपको लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में। एक बार फिर से देखो यहाँ पे फ़ीस 6,000 रुपये लगेगी आपको पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर आपको मिलता है तो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ की 6,000 रुपये की फ़ीस है साल की। और अगर आपको जीएनएम कोर्स में आप एडमिशन लेते हो गवर्नमेंट कॉलेज में तो 9,000 रुपये साल की फ़ीस यहाँ पे लगती है। और ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो मेंशन की गई है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के माइंड में ये होता है कि फ़ीस कितनी हमसे चार्ज की जाएगी, तो ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बताई है। इसमें भोपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है फ़ीस को लेकर। ये आपको एक्चुअल फ़ीस अगर जाननी है तो आपको कॉलेज से जो है कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज से आपको पता करना पड़ेगा। बाकी फॉर्म जब भी निकलेंगे ऑनलाइन मोड से ही सबमिट किए जाएंगे, जिसके लिए आपको www.jkbhopi.gov.in के ऊपर विजिट करना होगा। और 1,000 रुपये आपको रखना पड़ेगा फॉर्म की फ़ीस। और फॉर्म में कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत आती है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको फॉर्म फिल करने में। बाकी ये जो 1,000 रुपये की फ़ीस है फॉर्म की दोस्तों, ये आपको किस तरीके से पे करनी है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट फैसिलिटीज़ के द्वारा आप ये जो 1,000 रुपये की फ़ीस है ये पे कर सकते हो। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे ऐसे आपको नेम अपना लिखना है, फादर्स नेम इस तरीके से लिखना है, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, मतलब इस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी, मार्क्स कार्ड जो है 12वीं का अपलोड करना पड़ेगा अगर रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है तो, 10वीं का मार्क्स कार्ड जिसके ऊपर जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, चाहे डिप्लोमा हो या 10वीं का मार्क्स कार्ड हो, वो आप अपलोड करोगे। और कैटेगरी का अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो इसी टाइम पर आपको कैटेगरी भी अपलोड करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान देना। और बाकी जो कैंडिडेट लेटरल एंट्री में करेंगे, लेटरल एंट्री में यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे, उनको डिप्लोमा रजिस्टर्ड विद जैन का पैरामेडिकल काउंसिल के साथ साथ मार्क्स कार्ड भी अपना जो है कोर्स का जो मार्क्स कार्ड रहता है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपना, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की इमेजेस भी अपलोड करनी है। उनका फॉर्मेट यहाँ पे बताया किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे देखो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपको जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ 10 से लेकर 50 KB तक अगर होगा तो अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं होगा। जो फ़ोटो है दोस्तों वो इस टाइप का होना चाहिए, सैंपल इन्होंने बताया कि सैंपल के तौर पे इसी तरीके का आपको फ़ोटो अपना खींचना है। एक उसका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नीचे आपका नेम होना चाहिए और डेट आपको मेंशन करनी है। बिना गॉगल और बिना हेड, मतलब जो कैप होती है ना, वो आपको नहीं लगानी है। अगर नेचुरली ही आपको नज़र का चश्मा लगाए तो लगा हुआ है, डॉक्टर ने बताया हुआ है, तो वो आप लगा कर फ़ोटो खींच सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस जो है इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे दोस्तों। जब आप फॉर्म फिल करते हो ना उसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाते हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड किए जाते हैं, यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। और एडमिट कार्ड पर जो भी आपका सेंटर दिया होगा ना, चाहे श्रीनगर दिया होगा या फिर दोस्तों जम्मू दिया होगा, तो 2 जगह पर ही आपका सेंटर होता है। इन्हीं 2 जगह पर अगर एडमिट कार्ड पर श्रीनगर होगा आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, अगर जम्मू सेंटर दिया होगा तो जम्मू आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। एडमिट कार्ड पर सारी चीज़ें मेंशन होगी, कौन सी डेट को एग्ज़ाम देने जाना है, टाइमिंग क्या रहेगी दोस्तों, ओके। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर एडमिट कार्ड पर, जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा ना उस पर सारा कुछ दिया होगा, कौन सी डेट को, टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और कहाँ पे जाना है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, ये मेंशन होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना उस टाइम पर आपको इंडिकेट करना है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको बताना है कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, जम्मू जा सकते हो या श्रीनगर जा सकते हो। तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि बाद में जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन में इंग्लिश, जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले कम से कम पेपर को चेक कर लीजिए। हो सकता है बीच में से कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, मतलब जैसे प्रिंटिंग के टाइम पर ही कोई क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपको पढ़ने नहीं आएगा, या मान लीजिए कोई पेज ही फटा हुआ होगा, तो एक बार आप अटैम्प्ट करने से पहले चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ख़राबी है तो वहाँ पे जिनकी भी ड्यूटी है, कंसर्न इन्विजिलेटर जो होंगे वहाँ पे उनकी नोटिस में लाइए। वो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ए सीरीज़, बी सीरीज़ और ABCD सीरीज़ की यहाँ पे बुकलेट हैं, तो आपको बी सीरीज़ की आई है मान लीजिए, तो वो क्या करेंगे, सेम बी सीरीज़ की ही आपको चेंज करके दे देंगे अगर कोई फॉल्ट होगा तो इसमें तो आपका ही बेनिफिट है दोस्तों, तो चेक करने में क्या जाता है।
और बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। एग्जामिनेशन में अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर आपने दे दिया 0.25 करके आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। बाकी यहाँ पे देखो एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे और बायो से भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे की टाइमिंग होगी। 2 घंटे में आपको ये जो पेपर होता है ये आपको करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 के चॉइसेस होंगे 1 2 3 4, 4 चॉइस। आपको जो भी क्वेश्चन का राइट आंसर लगता है 4 में से वो आपको आंसर देना होता है। इस तरीके से मतलब सर्कल करके आपको आंसर देना होता है OMR आंसर शीट पे। अभी मैं सैम्पल भी बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पे बताया गया OMR आंसर शीट आपको अलग से मिलेगी जिस पर आपको आंसर देना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया, मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब मतलब किस में मिला था। तो 4 ऑप्शन है। देखो दोस्तों 4 में से जो भी आपको राइट लगता है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट है इसका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो आंसर कैसे करोगे आप OMR आंसर शीट पे। तो देखो यहाँ पे ये 10वां क्वेश्चन है, ये 11वें क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन का इन्होंने यहाँ पे डार्क करके बताया ना ऑप्शन नंबर 2 को। तो इसी तरीके से आपको भी OMR आंसर शीट पे जो है आंसर देना होता है। ये सही तरीका है, नीचे लिखा भी है इन्होंने, करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग यही है दोस्तों। ये जो दूसरा तरीका है ना ये वाला, ये गलत तरीका है। जैसे हाफ सर्कल आप फिल करते हो, हाफ छोड़ देते हो, या फिर टिक अनटिक आप करते हो, ऐसे आपको नहीं करना है। सेम टू सेम ऐसे ही जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया ऐसे ही आपको आंसर करना है। जो भी आपको ऑप्शन लगता है तो वो आपको आंसर करना होता है। और गलत तरीके से आप वहाँ पर जो है आंसर नहीं करोगे, आपके मार्क्स माइनस किए जा सकते हैं। बाकी जो भी एडमिट कार्ड पर आपकी टाइमिंग होगी, टाइमिंग से पहले ही कोशिश कीजिएगा वहाँ पे पहुँचने की, ताकि टाइमली आप वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह जो भी होगा तो वो आप कर सको वहाँ पे। बाकी सिलेबस की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करना है, जब तक फॉर्म निकलते हैं तब तक आपको ये तैयार करना पड़ेगा अगर आप पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, ये 10वीं क्लास का जो सिलेबस है ना उसी के ऊपर बेस है। तो आपको 10वीं जो है वो अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको, फिजिक्स, देखो फिजिक्स 10वीं क्लास की जो फिजिक्स है यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। बाकी यहाँ पे चैप्टर वाइज बताया गया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखो फिजिक्स 10वीं क्लास की जो फिजिक्स है ना, इसमें पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स इसमें तैयार करके आपको जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे ये आप यहाँ पर देख ही सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का दोस्तों, 10वीं क्लास की जो फिजिक्स है इसका चौथा चैप्टर फिजिक्स का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। तो टाइम है आपके पास, अभी तैयारी कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो यहाँ पे भी देखो केमिस्ट्री में पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर से भी 10 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर से भी दोस्तों 10 क्वेश्चन, और चौथे चैप्टर से एसिड बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। फिर बायो का पोर्शन शुरू हो जाएगा। बायो से भी दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चन होंगे। ये आपको सारा तैयार करना है, जैसे वाटर लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे लाइफ प्रोसेस से बायो में। और नेक्स्ट चैप्टर जो बायो का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों हेरिडिटी और जेनेटिक्स नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूनिट नंबर 5 है आवर एनवायरनमेंट, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें ये टॉपिक्स आप खुद से देख सकते हो। ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन सिलेबस दोस्तों यही रहेगा, यही आपको यहाँ पे तैयार करना है। ओके। और उसके बाद जब आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, एंट्रेंस टेस्ट जब आप दे देते हो, उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट जो है निकाला जाता है। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए होंगे, अच्छे मार्क्स अगर आपने लिए होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मार्क्स के बेसिस पर ही, जो मार्क्स आप यहाँ पर लोगे उसी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट तैयार होगा और लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी दोस्तों। उसके बाद फिर आपको रैंक वाइज जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, जिसमें आपको क्या किया जाता है, कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं, कॉलेजेस क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। और काउंसलिंग के लिए जब अभी बुलाएंगे ना, तो काउंसलिंग के दौरान आपको यहाँ पे फ़ीस भी पे करनी होती है। बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको यहाँ पे जो है काउंसलिंग अटेंड करने नहीं देंगे।
और ये काउंसलिंग फ़ीस कितनी होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो दोस्तों, 1,000 रुपये की फ़ीस है जो आपको काउंसलिंग की पे करनी होगी, ठीक है। और ये कैसे आपको पे करनी होगी, वहाँ पे पीओएस मशीन लगी होंगी भोपी या फिर श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, वहाँ पे बाहर मशीन लगी होती है। तो 1,000 रुपये की फ़ीस आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से 1,000 रुपये आप पे करोगे, और जैसे आप ये फ़ीस पे कर लेते हो उसके बाद आपको काउंसलिंग में वहाँ पे पार्टिसिपेट दिया जाएगा करने के लिए, जिसमें आपको कॉलेजेस दिए जाते हैं। जब आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके कुछ दिन के अंदर जो है लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें आपका नेम वगैरह होता है, कॉलेज कौन सा मिला है काउंसलिंग में उसका नेम होता है, और उस कॉलेज में आपको फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके दोस्तों जाना होता है एडमिशन लेने के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके क्या करना होता है, उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है आपको। जो भी टाइम दिया होता है, जेके भोपी की ओर से टाइमिंग दी जाती है कि इस डेट तक आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में एडमिशन के लिए। फिर वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी होती है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कराने होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सीट है वो कंफर्म, मतलब इस तरीके से कंफर्म आपकी एडमिशन जो है ये हो जाती है। ओके, तो दोस्तों होप करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग में आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।